डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं सीटेट का पेपर 1 जो कि जनवरी 2021 का पेपर है और ये प्राइमरी या लेवल 1 का पेपर है। तो इसमें आज हम केवल ईवीएस का सेक्शन सॉल्व करेंगे जो कि पार्ट 3 के रूप में होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं 61 से लेकर 90 तक 30 क्वेश्चन आपके ईवीएस से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि आपका एग्जाम बेहद नज़दीक है तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप जो पुराने क्वेश्चन आए हैं या पुराने पेपर को सॉल्व कीजिए या उनके पैटर्न को समझिए। तो इसी क्रम में आज हम लोग सॉल्व करते हैं ईवीएस का सेक्शन। एक और बात, अगर आपको सीटेट में पास करना है, क्वालिफाई करना है या उसमें अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी की 1 to 5 की किताबों को 1 से 2 बार अवश्य उसको रीडिंग लगा लें या पढ़ लें, क्योंकि उसी से 10 का 10 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या उसके पैराग्राफ को वैसे ही रख के उससे पूछ लिया जाता है। तो आइए बिना देर के सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ प्रशासित या संघ शासित प्रदेश नहीं है, यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या चंडीगढ़। तो आपको पता है कि वर्तमान में जम्मू और कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश आपका मणिपुर नहीं है बल्कि ये अलग से स्टेट है। तो ऑप्शन 3 सही होगा, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? कौन कौन से हैं पेट्रोलियम के उत्पादक? ऑप्शन देखिए, 1 है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु या बिहार और बॉम्बे हाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गुजरात और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। याद रहे इनके ही नेतृत्व में आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मतलब जो संविधान मसौदा समिति थी या प्रारूप समिति थी उसके ये अध्यक्ष थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में आपके संविधान का निर्माण किया गया। ये भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 64 है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ये है पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित करना या भंडारण करना, या पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से इनमें से जड़ों के क्या कार्य हैं, यानी जो जड़ है आपका इनमें से कौन सा कार्य करता है? तो देखिए ये सीधा एकदम ईवीएस का क्वेश्चन है, वैसे ही आपसे पूछ लिया गया है। किताबें पढ़ेंगे आप तो उसको पता चल जाएगा, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप किताबों को एक बार 2 बार ज़रूर पढ़ लीजिए आप इसको। तो इसमें जो जड़ का कार्य है, एक तो है आपका पौधों को सहारा देना, फिर है भोजन संचित एवं भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना, यानी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, यानी ऑप्शन 4 सही होगा, ए, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या तमिलनाडु? तो अब ये वर्तमान में तेलंगाना में है, पहले तमिलनाडु में था। तो ऑप्शन 3 सही होगा, तेलंगाना। यहाँ की पोचमपल्ली साड़ियाँ बेहद प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों की उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, यानी किस में आपका आयरन है सबसे ज़्यादा पाया जाता है? गुड़, आंवला या टमाटर, आंवला, पालक या गुड़, आंवला, बंद गोभी या टमाटर, बंद गोभी, आंवला या पालक? तो सबसे ज़्यादा जो आयरन है या लौह तत्व है आपका आंवला, पालक और गुड़ में, यानी ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने में योग्य है। यानी आपसे सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि कौन से पक्षियों का समूह है जो सबसे ज़्यादा देखने की क्षमता रखता है? तो इसका आंसर होगा एक तो बाज और चील और गिद्ध। ये ऐसे पक्षी हैं जो लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर तक, 1 से 1.5 मील तक ये मतलब कि इनकी नज़र दौड़ सकती है, देख सकते हैं। तो ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? राजस्थान, लद्दाख, असम या उड़ीसा? तो ये असम होगा इसका आंसर।
ऑप्शन 3, यहाँ के लोग अपने जो मकान होते हैं बांस के खंभों पर बनाते हैं, जो कि ज़मीन से लगभग 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई पर होता है, क्योंकि एक तो यहाँ बांस अधिकतम है, हमेशा बारिश होती रहती है, इस वजह से यहाँ मकान जो है सतह से ऊपर बनाए जाते हैं। ये आपके NCERT जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सब चीज़ें हैं। तो ऑप्शन 3 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः किस दिशा में हैं? दोनों एक दूसरे से किस दिशा में स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे या आदि? ये आपका बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉर्ज मिस्ट्रल या चार्ल्स डार्विन? तो मटर के प्रयोग जो किया या अनुवांशिकता जो लक्षण खोजा ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? एक तो ये चीज़ आपको NCF भी पढ़ना है और जो आपका RTE है उसको भी अच्छे से पढ़ना है, इससे लगभग 4-5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो पदार्थ, ऑप्शन है पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, उपाख्यान लेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होता है उसमें आपको क्या नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, या बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना? तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आपको क्या नहीं लिखना है? तो एक तो आपको मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ये नहीं लिखना है, या निर्णय वाले कथनों को लिखना, ऑप्शन बी, ये दोनों आपको नहीं लिखना है। तो ये मजबूती और कमजोरी की पहचान करना लिखना होता है, बच्चे की रुचि और संबंधों आदि की भी पहचान करना, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड में जाता है, लेकिन आपका ए और बी इसमें नहीं लिखना चाहिए, ऑप्शन ए सही होगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ऑप्शन है, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, या अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, या पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे? तो एकीकृत EVS कक्षा के लिए हम जो करेंगे उसमें सबसे बेहतर यह है कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता था? उसका इरादा क्या था, मकसद क्या था, यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, कि परीक्षण करना के शिक्षार्थी निम्नांकित तारीख बना सकता है, या पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, या पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में नहीं है? यानी इसमें जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें से क्या सही नहीं है? तो रिपोर्ट कार्ड की प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, ये गलत है, ये तो गलत है, पहले गलत है, पहला ऑप्शन ही गलत है। दूसरा, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है, ऑप्शन 2 सही है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, ये भी सही है। और बच्चे को सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, ऑप्शन 4 सही है। लेकिन इसका जो आंसर यह पहला गलत है, इसलिए पूछा है आपसे जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें क्या सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 76 है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, गलत।
ये नहीं करना चाहिए उसको। विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड दिखाए, ये भी सही नहीं है। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करवाए, ये भी गलत है। और एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, ये सही है, ये सही है, ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? तो क्या सबसे अच्छा उपाय हो सकता है? ऑप्शन देख लीजिए ज़रा। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, या किसी दूसरे बच्चे को उसके कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, ये भी थोड़ा गलत है। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, ये भी सही नहीं है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है ऑप्शन 1 सही है, कि उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है ऑप्शन नंबर 4 को पढ़िए, कि यह इस मुद्दे पर छात्रों के कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या है? यानी मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस हेल्प्स डेवलप, क्या डेवलप करना होता है उससे? कि लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, या पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, या रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, या स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति किसमें सहायक है? क्या देखिए ऑप्शन, कि पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, ये थोड़ा गलत है। और पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है? शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, ये गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कि पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता को सीखने में। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, या अवधारणा मानचित्रण। तो ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक आपका अवधारणा मानचित्रण नहीं है, कंसेप्ट मैपिंग नहीं है, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 की ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? देखिए बड़ा बढ़िया, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप एक बार नहीं तो 2 बार आप जितने भी एनसीईआरटी की किताबें हैं आप उनको एक बार अवश्य रीड करें। देखिए वहीं से ये पूछ लिया गया है, आप पढ़े रहेंगे तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ये इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, या ये तो पहला कथन आपका सही होगा कि इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन, कि यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ये आपका सही नहीं होगा, 20 में नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। सी देखिए, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है, ये सही है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है, डी भी सही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ए सी डी। क्वेश्चन नंबर 83 है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। तो निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, इससे उनके सभी इंद्रियां भाग नहीं लेंगी, यानी जो आपके जितने भी इंद्रियां उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो ये भी सही नहीं है। समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना,
ये भी थोड़ा कम है। केवल चर्चा में आप केवल आपकी जो मौखिक इंद्रिया वहीं भाग लेंगे। उचित AV साधन के स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, ये भी जरूरी नहीं है। नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, देखिए इसमें आपकी पाँचों की पाँचों इंद्रियाँ काम करेंगे, तो इसलिए ऑप्शन 4 सही होगा। ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाय प्लेस। क्वेश्चन नंबर 84 है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? कि ये मनोरंजक साधन उपलब्ध है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है, या ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, या ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 2 सही होगा, क्योंकि ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन सा उपयोग किया जाता है? कि अनुशासन को बनाए रखने में, बिल्कुल नहीं। ध्यान खींचने के लिए, ये भी सही नहीं है। नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, ये भी सही नहीं है। कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए पर्यावरण अध्ययन प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 सही होगा, अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम। 86 है क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तुरंग का अर्थ जंगल है? तुरंग का अर्थ जंगल किस राज्य में बोला जाता है? जंगल को तुरंग किस राज्य में बोला जाता है? असम, उड़ीसा, मिजोरम या झारखंड? तो झारखंड में जंगल को तुरंग बोला जाता है। ऑप्शन 4 सही होगा, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 87 है, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपका डायरेक्शन पूछ रहा है, तो 87 का डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 100 मीटर ठीक पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 88, कोई लड़का नगरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी लगभग 22:30 बजे 10:30 बजे नगरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो इसका आंसर होगा, इसकी जो एवरेज स्पीड है 38.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये कथन आपका सही है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल नहीं। मादा मक्खियाँ महत्वपूर्ण होती है, इसलिए गलत है, तो ऑप्शन 2 ही इसका सही होगा। आगे देख लेते हैं, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 90 है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में किस देश से लाते, यानी मिर्च हमारे देश में किस देश से आया, उसका स्रोत क्या है, किस देश का स्रोत है? अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, दक्षिण अमेरिका से या दक्षिण अफ्रीका से? तो मिर्ची अपने देश में दक्षिण अमेरिका से आया, ऑप्शन 3 सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका सीटेट पेपर 1 जनवरी 2021 का EVS का सेक्शन, जो कि लेवल 1 या प्राइमरी जो सीटेट है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से हम आपसे कह रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 1, 2, 3, 4, 5 बार जरूर सॉल्व करें, क्योंकि एक तो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं, अगर रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे तो उसी पैटर्न पे आपसे पूछा जाता है, और इसके लिए जरूरी है कि आप 1 से 5 तक की किताबों को अवश्य पढ़िए। और जो लोग लेवल 1, लेवल 2 यानी जूनियर का भी सीटेट का एग्जाम देते हैं तो 1 से लेकर 8 तक किताबें अवश्य पढ़ें NCERT की, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और सीटेट जो है उसको पास करना बेहद ज़रूरी है, बस आप NCERT की किताबों को पढ़ लीजिए। चलिए, इसमें आज हमने EVS के सेक्शन को सॉल्व किया, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और भी सीटेट के पुराने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उसको भी देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।